जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एडू36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 टारगेट 90 डे सीरीज के लास्ट 21st डे या फिर आखिरी 21वें दिन में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा और राज्यसभा सदन के बारे में। देखिए, लोकसभा से अभी इलेक्शन हो रहा है तो सीधी सी बात है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। 110% आपके एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन बनने वाला है। क्वेश्चन पूछा क्या जा सकता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के संदर्भ में पहली चीज कि छत्तीसगढ़ में कितनी लोकसभा सीटें हैं, कौन सी सीटें एससी के लिए रिजर्व की गई थी, कौन सी जगह से एसटी के लिए रिजर्व की गई थी, एवं छत्तीसगढ़ के में कितने कैंडिडेट बीजेपी की जीते, कितने कांग्रेस की जीते, ये पूछा जा सकता है। बात के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, उसके बाद फिर पूरे अब नेशनल लेवल की बात की जाएगी। नेशनल में या फिर राष्ट्र में पूरे भारत में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें रिजर्व की गई ये पूछ सकता है। इसके अलावा जो प्रक्रिया अपनाई जाती है लोकसभा में, तो वो प्रक्रिया के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन स्थगन करता है, कौन सत्रावसान करता है, और कौन अध्यक्ष बनता है, कौन अगर अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है। ये सारी चीज़ें क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, तो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो आज के क्लास में हम लगभग 50 से 60 फैक्टर देखने वाले हैं। और जो लोकसभा वाला सेक्शन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। एवं इसके अलावा हम राज्यसभा के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात हम पहले कर लेते हैं, जो कि आपको बतानी बहुत ज़्यादा जरूरी है और आप इससे वाकिफ भी होंगे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या कि अभी गर्मी है। अरे बोलोगे सर वो तो हमें पता है, क्या बता रहे हो आप। देखिए, गर्मी है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अपनी बॉडी को आप हाइड्रेट करके रखिए, ठीक है। क्योंकि आप फिजिकली वर्क कर रहे हो तो पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है, तो इसीलिए आप बॉडी को हाइड्रेट करके रखेंगे। ग्लूकोज भी आपको प्रॉपर लेना है। इसके अलावा नींबू पानी भी आप रख सकते हैं, नींबू पानी भी आपको पीते रहना है, ठीक है। वो चीज़ आपको रखना है, ठीक है। गर्मी के लिए कि आप क्या लिक्विड ज़्यादा लेंगे, ठीक है। बाकी जो भी न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन भी आपको लेना ही लेना है, ठीक है। ऑयली चीज़ों से अगर आप दूर रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, पहली चीज़ तो ये इंपॉर्टेंट कि गर्मी में आपको थोड़ा सेफ रखना है। दूसरी चीज़ क्या कि अभी आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट वो है ये कि आप फिजिकल के दिन अच्छे से जा पाओ, फिजिकल के दिन तक आप अच्छे से रह पाओ, अच्छे से जा पाओ। इसके लिए आप करोगे क्या कि अपने आप को सेफ रखना है, अपने आप को सेफ रखना है। आपकी जिम्मेदारी है कि आपको फिजिकल की तैयारी तो करनी है लेकिन अपने आप को सेफ रखते हुए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, आपको अभी इसकी वैल्यू समझ में नहीं आएगी, फिर आपको लग रहा होगा हाँ ये तो नॉर्मल बात है, ठीक है, हमें सेफ रखना है। लेकिन अगर कोई भी इंजरी हुआ ना तो सीधी सी बात है आप फिजिकल से बाहर हो सकते हो। इसलिए जब भी आप फिजिकल की तैयारी करोगे तो अपने आप को सेफ भी रखना है, ठीक है। तो आप अपने आप को सेफ रखने के लिए कर क्या सकते हैं, जब भी देखिए जो इवेंट ऐसे हैं जिसमें आपको इंजरी आने के चांसेस हैं, जैसे कि आप बोल सकते हो 100 मीटर में, ठीक है, 100 मीटर में इंजरी आने के चांसेस, पैर मुड़ने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। हाई जंप रहता है, हाई जंप में थोड़ा इंजरी आने के चांसेस रहते हैं, और लॉन्ग जंप, ये जो 3 इवेंट होते हैं यहाँ पे इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये जो 3 इवेंट होते हैं, तो जब भी आप तैयारी करोगे थोड़ा सा सचेत रहना है आपको, ठीक है। सचेत रहने से देखिए, सचेत रहने से तात्पर्य ये है कि अगर आपका मान लीजिए कि फिजिकल में 2 नंबर 3 नंबर बढ़ सकता था, वो नहीं बढ़ा, कोई बात नहीं, इतना चल जाएगा। लेकिन आपको सेफ रखना उससे भी ज़्यादा जरूरी है, सेफ रहना उससे भी ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर यहाँ पे 2-3 नंबर कम होता है तो हम यहाँ पे रिटर्न में हम कवर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी इंजरी आए तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, आप फिजिकल भी नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो अभी से लेके फिजिकल तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी आप मेहनत करोगे तो अपने आप को सेफ भी रखना है। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, एस राधाकृष्णन, जीवी पंत या फिर सीडी देशमुख? पहली लोकसभा के पहले अध्यक्ष आपको बताना है कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर या फिर गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन? जीवी मावलंकर या फिर गणेश वासुदेव मावलंकर थे। पहला चुनाव कब हुआ था? 1952 में पहला लोकसभा चुनाव हुआ था, आपको याद रखना है। कब हुआ था? तो 1952 में पहला लोकसभा चुनाव हुआ था, ठीक है। लोकसभा की सीटों की संख्या पूछ सकता है कितनी है, तो टोटल लोकसभा सीटों की संख्या 550 है। कितनी है? 550 सीटें। देखिए, 550 सीटों में 530 सीट है, 530 सीट इसमें राज्यों के प्रतिनिधि रहेंगे,
ठीक है, राज्य के प्रतिनिधि, और जो 20 सीटें बचती हैं तो 20 सीटों में कौन से प्रतिनिधि रहेंगे, तो इसमें केंद्र शासित या फिर यूनियन टेरिटरी के प्रतिनिधि रहेंगे। आपको दोनों चीज़ों को याद रखना है। टोटल कितने सीट हो सकती है लोकसभा की, तो मैक्सिमम जो सीट हो सकती है तो 550 हो सकती है। अभी कितनी सीटें हैं, तो अभी आपको याद रखना है 545 सीटें ही अभी फुल हैं। ठीक है, तो 545 सीटें आप याद नहीं रखेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन 550 सीटें आपको याद रखना है, 550 सीटें हो सकती हैं। 530 सीटों से राज्य के कैंडिडेट ही चुनाव लड़ेंगे, जैसे छत्तीसगढ़ के हो गया, मध्य प्रदेश के हो गए, ठीक है, उत्तर प्रदेश, जो भी राज्य हैं यहाँ के कैंडिडेट चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा के लिए। ठीक है, जो 20 सीटें हैं, 20 सीटें में जैसे जो केंद्र शासित प्रदेश हो गए, चाहे कि कौन से लद्दाख हो गया या फिर दिल्ली हो गए, चंडीगढ़ हो गया, है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, यहाँ से यूनियन टेरिटरी के जो क्षेत्र है वहाँ से 20 कैंडिडेट चुनाव लड़ सकते हैं, 530 कैंडिडेट राज्यों से चुनाव लड़ सकते हैं। लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह क्या है। देखिए, मतलब ये बोल रहा है कि लोकसभा में इससे ज़्यादा मेंबर हो ही नहीं सकते। किससे ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते, 540 से ज़्यादा, 545 से ज़्यादा, 550 से ज़्यादा या फिर 555 से ज़्यादा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 550 से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते लोकसभा में, आपको याद रखना है। आखिर ये जो लोकसभा में सीटों का बंटवारा होता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं, है ना, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा सीट दे दिए गए। अब छत्तीसगढ़ वाले लड़ाई करना चालू कर देंगे कि आखिर छत्तीसगढ़ में 11 क्यों दिए हैं यार, कम से कम यार 20-25 तो दे ही दो, है ना। फिर अब मध्य प्रदेश वाले कूदने लग जाएंगे, छत्तीसगढ़ को 20-25 दे दो, मुझे भी चलो 40-50 दे दो यार, ऐसे कैसे चलेगा, है ना। तो ऐसे में लड़ाई हो जाएगी। तो आखिर जो सीटों का बंटवारा होता है वो किस बेस पे होता है, आपको बताना है। किस बेस पे होता है, या तो मांगना चालू कर दे, मांगने के आधार पर, पहला। दूसरा, क्षेत्रफल के आधार पर। क्षेत्रफल के आधार पर जैसे कि आप बोल सकते हैं राजस्थान बहुत बड़ा है, अब राजस्थान वालों को आए 22 सीट दो, 50 का उसमें 100-200 सीट दे दो उनको। तो ऐसा क्या क्षेत्रफल के आधार पर सीटों का बंटवारा होता है, या जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा होता है। जनसंख्या के आधार पर मतलब कि बोला गया कि ठीक है, यहाँ पे जितने मेंबर हैं इतने लगभग 1 लाख लोग हैं, तो 1 लाख लोगों पे 1 सीट। फिर ये जो अगले 1 लाख लोग हैं इन पे 1 सीट, ऐसे अगले ये जो 1 लाख लोग हैं इनमें 1 सीट। क्या जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा होता है, बताइए। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, डेफिनेटली बन सकता है, और पूछा भी गया है कई बार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा होता है। ऐसा डिसाइड किया जाता है, पहले देखा जाता है कि समान जनसंख्या हो, मतलब यहाँ भी 1 लाख होने चाहिए, यहाँ भी 1 लाख होने चाहिए, यहाँ भी 1 लाख होने चाहिए। जब दिख गए कि हाँ 1 लाख, वहाँ 1 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हो गया, फिर ये 1 लाख हो गई, ये एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हो गया, ऐसा करके। तो अप्रॉक्स लगभग 10 लाख के आसपास होता है, 10 लाख में एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र आता है। ठीक है, मतलब 10 लाख लोगों पे 1 सीट, 10 लाख लोगों पे 1 सीट, 10 लाख लोगों पे 1 सीट, ऐसा लगभग रहता है। चलिए, तो किस बेस पे लोकसभा सीटों का बंटवारा होता है, तो आपको याद रखना है जनसंख्या के आधार पर। अब देखिए, अब बोलोगे आपकी यार चलो जनसंख्या तो हो गई, अब 2011 की जनगणना हुई थी, अब फिर 2021 में अलग हो जाएगी, फिर ये सीटों को बढ़ाएंगे, फिर 2031 में फिर जनगणना होगी, उसमें बढ़ाएंगे, तो वैसे क्या बंटवारा चलता ही रहेगा? नहीं। जो लोकसभा की सीटों का मैक्सिमम जो सीटें निर्धारित की गई हैं 550, वो किस जनगणना के आधार पर निर्धारित की गई हैं, तो 1971 में जो जनगणना हुई थी, कब आपको याद रखना है, 1971 की जो जनगणना हुई थी, 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा सीटों का निर्धारण या फिर बंटवारा किया गया है। ये कितनी सीटें हो सकती हैं? 550 सीटें। कहाँ पे किसको कितनी सीटें मिलेंगी, वो कौन से राज्यों को कितनी सीटें मिलेंगी, सारी 1971 की जनगणना के आधार पर ही होंगी। ठीक है, अभी की जनगणना के आधार पर नहीं। कब तक चलेगा? तो 2026 तक इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते। कब तक? 2026 तक कोई बदलाव नहीं होगा, जितनी सीटें हैं इतनी ही सीटें रहेंगी। चलिए, अब राज्यसभा की बात कर लेते हैं। जो राज्यसभा है, तो राज्यसभा में भी जो सीटों का बंटवारा होता है वो किस बेस पे होता है, तो वो भी जनगणना के आधार पर होता है। जनगणना के आधार पर कैसे? कि इतने पॉपुलेशन पे एक राज्यसभा मेंबर जाएगा,
फिर इतने पॉपुलेशन पे एक राज्यसभा मेंबर जाएगा, है ना। पॉपुलेशन कुछ भी हो सकती है लेकिन बराबर रहेगी। यहाँ जितने 10 लाख आए तो यहाँ भी 10 लाख आएंगे, यहाँ भी 10 लाख आए, फिर यहाँ भी 10 लाख, ऐसे करके हर जगह बराबर रहेंगे, आपको याद रखना है। हमारे छत्तीसगढ़ में 5 राज्यसभा मेंबर हैं। लोकसभा कितने हैं? तो हमारे छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा मेंबर हैं। चलिए, अब ये जो जनगणना हुआ है किस बेस पे अब देखिए, लोकसभा के लिए 1971 की जनगणना को आधार बनाया गया और उसी के आधार पर लोकसभा सीटों का निर्धारण किया गया कि कितनी सीटें किसको मिलेंगी, कौन से राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी। चलिए, अब जो राज्यसभा की जनगणना, तो कौन सी जनगणना के आधार पर राज्यसभा सीटों का आवंटन हुआ है? तो आपको याद रखना है 2001 की जनगणना के आधार पर, 2001 की जनगणना के आधार पर राज्यसभा सीटों का आवंटन हुआ है। आधार पर कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 84वां संविधान संशोधन, 84वां संविधान संशोधन हुआ और उसमें यह बोला गया कि जो 2001 की जनगणना है, 2001 की जनगणना के अनुसार राज्यसभा सीटों का आवंटन किया जाएगा। ठीक है, तो राज्यसभा के लिए आपको याद रखना है 2001 की जनगणना के आधार पर इनका सीटों का बंटवारा हुआ। टोटल कितनी सीटें हो सकती हैं? 250 सीटें हो सकती हैं। और लोकसभा में कितनी सीटें हो सकती हैं? 550 सीटें हो सकती हैं। आधार क्या है? 1971 की जनगणना। इसमें आधार क्या है? 2001 की जनगणना। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? मतलब एसटी के लिए सबसे ज्यादा रिजर्व सीटें कहां पे हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पे एसटी की? मध्य प्रदेश में। कहां पे सबसे ज्यादा सीटें रिजर्व रहेंगी? मध्य प्रदेश में, आपको याद रखना है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? 10, 15, 12 या फिर 20? राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को, कितने मेंबर को नॉमिनेट करता है या फिर मनोनीत करता है? अभी हमने इसके बारे में बताया था। साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र में जो कोई अच्छा काम करता है उसमें से 12 लोगों को राज्यसभा क्या कर सकते हैं, उसे राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? नॉमिनेट कर सकते हैं कि आप चलिए राज्यसभा में आप जा सकते हैं। चलिए, अब इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है कि जो राज्यसभा होता है, ये जो राज्यसभा होता है ये एक स्थायी सदन होता है। कैसा सदन होता है? स्थायी सदन। स्थायी सदन का मतलब ये होता है कि जो राज्यसभा रहता है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता। आपने कभी सुना है क्या कि राज्यसभा कभी भंग हो गई? लोकसभा भंग होती है ना, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। कैसे नहीं भंग होती? इसमें क्या होता है कि हर दूसरे साल में 1/3 जो मेंबर रहेंगे राज्यसभा के, वो क्या हो जाते हैं? हट जाती हैं। 1/3 हर दूसरे साल में घट गए। अब सोचिए कि 1/3, 1/3, 1/3 पहले 2 साल में, ठीक है, अगले 2 साल में, अगले है ना। तो ऐसे करके आप देखोगे तो 3/3 हो जाता है। आप ऐसे देखोगे तो टोटल क्या हो जाता है कि 6 साल इनका कार्यकाल होता है और 6 साल की ये कार्यकाल में हर 2 साल में जो ये 1/3 मेंबर गए, इनके जगह में दूसरे 1/3 आ गए। ठीक है, फिर अगले 2 साल में ये 1/3 मेंबर जाएंगे। अब ये 1/3 गए तो अगले 1/3 आ जाएंगे। ठीक है, फिर अगले 2 साल बाद ये जो 1/3 मेंबर रहेंगे ये जाएंगे तो इनके जगह पे 1/3 मेंबर। 1/3 मेंबर का मतलब क्या होता है? अब बोलोगे आप, देखिए 250 मेंबर, मान लीजिए मानता हूँ कि भी 245 मेंबर हैं। ठीक है, 245 का 3 देखोगे। वैसे तो अभी आप 12 नॉमिनेट को भी इसमें माइनस करोगे। ठीक है, तो वैसे आप मान लीजिए कि अभी 245 है, 245/3 कर दोगे। 3 एक कम, 3 अट्ठे 24 और 3 दूनी लगभग 6, मैं यहाँ पे 6 मान ले रहा हूँ। तो लगभग आप बोल सकते हो कि 81 मेंबर हर दूसरे साल यहाँ पे क्या होते हैं? हटते हैं। ठीक है, हर दूसरे साल 81 मेंबर ऐसे हटते गए, उनका चुनाव होते रहता है। तो 1/3 मेंबर हर दूसरे साल क्या हटते जाते हैं। चलिए, उनका कार्यकाल कितने साल का होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल, जो राज्यसभा के मेंबर रहते हैं उनका 6 साल का कार्यकाल होता है। लोकसभा वालों का कार्यकाल जो होता है वो कितने साल का होता है? 5 साल का। लोकसभा वालों का 5 साल का। ये जो सदन होता है वो अस्थायी सदन होता है। अस्थायी सदन मतलब 5 साल जैसे कंप्लीट
खत्म कहानी। अभी जैसे लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर ऐसे लगता है प्रधानमंत्री जी को कि यार ये जो मंत्रिमंडल है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इसको भंग कर देते हैं, भंग कर देंगे, ठीक है। फिर से दोबारा चुनाव हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है लोकसभा में, लेकिन राज्यसभा में ऐसा कभी भंग वाला कंडीशन नहीं आता। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? वर्ष में 1 बार, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 3 बार या फिर वर्ष में 4 बार? कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष में 2 बार, कम से कम 2 सत्र होना जरूरी है। लेकिन सामान्यतः पूछा जाए तो सामान्यतः 3 सत्र चलते हैं। कितने सत्र? 3 सत्र, ठीक है। 3 सत्र सामान्यतः भी चलते हैं, लेकिन कम से कम 2 सत्र तो बुलाना ही बुलाना है लोकसभा के, ठीक है। अब इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि 2 सत्रों के बीच में कम से कम कितने साल का, कितने महीने का गैप होना चाहिए? तो 6 माह का गैप होना चाहिए कम से कम, जो भी 2 सत्र होते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि एक बजट सत्र हो गया, एक शीतकालीन सत्र हो गया, ठीक है। एक बजट और एक शीतकालीन सत्र, ये 2 ही सत्र बस चलाना है इनको। तो कितने महीने का गैप होना चाहिए इनके बीच में, 2 सत्रों के बीच में? तो केवल और केवल 6 माह का गैप हो सकता है, इससे ज्यादा गैप नहीं हो सकता। राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या कितनी है? 220, 230, 210 या फिर 250? राज्यसभा में टोटल कितने मेंबर हो सकते हैं आपको बताना है। अभी हमने लोकसभा में देखा 550, राज्यसभा में कितने? 250। डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी करंट में कितने मेंबर है राज्यसभा में? तो आप बोल सकते हो 245 मेंबर है। कितने? 245 मेंबर अभी करंट में है। 5 मेंबर और भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 250 मेंबर हो सकते हैं राज्यसभा में। जो 245 मेंबर हैं, इसमें से आप देखोगे 233 लोग हैं, 233 जो मेंबर हैं वो या तो राज्यों से चुने गए हैं या तो केंद्र शासित प्रदेशों से चुने गए हैं। कहाँ से? राज्य से चुने गए हैं या फिर केंद्र शासित प्रदेशों से चुने गए हैं, ठीक है। बाकी जो 12 मेंबर बचते हैं, ये कैसे? ये नॉमिनेट किए जाते हैं, नामित किए जाते हैं। कौन नामित करता है इन लोगों को? तो इनको राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है, ठीक है। किसको नामित कर देगा? क्या हमारी गली के जो लड़के हैं वो जो बीड़ी सिगरेट फूक रहे हैं उनको नामित कर देगा? तो वैसा नहीं है, ठीक है। किसको नामित करेगा? तो ये जो साहित्य के क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं, जो भी व्यक्ति साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, है ना, साहित्य हो गया, कला हो गया, विज्ञान हो गए, है ना, खेल कूद हो गए, इन जो क्षेत्रों में जो अच्छा काम करते हैं उन लोगों को नामित किया जाता है, जो हमारे भारत का नाम रोशन करते हैं साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, उनको राष्ट्रपति जी क्या बना देते हैं? तो राज्यसभा का मेंबर बना देते हैं। टोटल कितने लोग हो सकते हैं? तो 12 मेंबर हो सकते हैं मैक्सिमम, जिन्हें नामित किया जा सकता है या फिर नॉमिनेट किया जा सकता है राज्यसभा के लिए। 233 राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेशों से ये चुने जाएंगे। जो इनका चुनाव होता है राज्यसभा के लोगों का, जो राज्यसभा की सीट होती है, इनका चुनाव होता है वो कैसे होता है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। कैसे? एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा इनका चुनाव होता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव भी इसी प्रक्रिया में होता है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? राष्ट्रपति का भी चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। इसमें देखिए जो ये पद्धति है, ये पद्धति कैसी होती है? देखिए मान लीजिए कि 4 लोग चुनाव लड़े हैं, ये हो गए 4 लोग, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप केवल और केवल एक ही जन को वोट करोगे। आपको मन कर रहा है कि हाँ ये बहुत अच्छा है, तो बोलोगे पहला प्रेफरेंस इसको दोगे, ठीक है। फिर बोलोगे नहीं यार जो डी कैंडिडेट है, ये वाला जो कैंडिडेट है ये बहुत अच्छा है, तो सेकंड प्रेफरेंस इसको दे दोगे। फिर थर्ड प्रेफरेंस आपको जिसको भी मान लीजिए ये अच्छा लग रहा है तो थर्ड इसको दे दिए, फोर्थ ये अच्छा लग रहा है तो ऐसे। तो यही होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। फिर ऐसे ही सब लोग जितने भी वोट डालने वाले लोग रहेंगे सभी इसी फॉर्मेट में ही वोटिंग करते हैं। फिर जिसको ज़्यादा 1 नंबर आया रहता है या फिर आप बोल सकते हैं फर्स्ट, वो जीत जाता है यहाँ पे। या फिर उसके बाद हम लोग यहीं पे इनका वोटिंग होता है, इनके वोटिंग को काउंट करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे उन लोग का रिजल्ट घोषित किया जाता है, ठीक है। तो आपको याद कर रखना है राज्यसभा के लिए एकल संक्रमणीय मत पद्धति और राष्ट्रपति के लिए भी एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा इनका चुनाव होता है। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? मान लीजिए कि लोकसभा का भी चुनाव हो रहा है और आपको मन किया कि मैं चुनाव लड़ लूं, तो कम से कम आप कितने साल के हो कि चुनाव लड़ लो?
ठीक है, बताइए 18 साल, 21 साल, 25 साल या फिर 30 साल। 18 साल में शादी बस कर सकते हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है, पहली चीज शादी कर ली। 21 साल में आप क्या कर सकते हो, तो 21 साल में जो सरपंच का चुनाव होता है, पंच सरपंच का चुनाव लड़ सकते हो 21 साल में। चलिए 18 साल में शादी और वोट, शादी और वोट, यही दो चीज आप कर सकते हो, ठीक है। 21 साल में सरपंच का चुनाव लड़ सकते हो, 25 साल में आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हो और 30 साल में आप राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते हो। देखिए आपके एग्जाम में यहाँ 5 क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। शादी के लिए मिनिमम एज कितनी, 18 साल। वोटिंग डालने के लिए मिनिमम एज कितनी, 18 साल, है ना। 21 साल सरपंच की चुनाव लड़ने के लिए, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 साल, राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए 30 साल का होना जरूरी है, ठीक है। मान लीजिए अगर आपसे एग्जाम में यही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ ले, क्या पूछ लेगा कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितने साल का होना जरूरी है, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए भी कम से कम कितने साल का होना जरूरी है, 25 साल का। देखिए जो लोकसभा में जीत के आते हैं, इन्हीं में से एक जो बहुमत पार्टी रहती है, जो जिसमें बहुमत दल का बहुमत जो सदस्य रहते हैं, मान लीजिए बीजेपी पार्टी है, बीजेपी को बहुमत मिल गया है, तो जो इसके सदस्य लोग रहेंगे, सदस्य लोग आपस में ही मिलके चुन लेते हैं किसको, प्रधानमंत्री के रूप में, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ युवा मोर्चा कोई एक पार्टी बन गई और उसको लोकसभा में ज़्यादा वोट मिल गई, ठीक है, छत्तीसगढ़ युवा मोर्चा, ठीक है, ये कोई पार्टी बन गई और इसको लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीट मिल गई, तो ये चाहेगा कि हाँ ठीक है, चल भाई आज अपने ये किसको, मनकू राम को हम प्रधानमंत्री बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये मनकू राम को कितने साल का होना जरूरी है, तो मनकू राम को 25 साल का होना जरूरी है। कितने साल का, 25 साल का होना जरूरी है। मान लीजिए कि मनकू राम इनका बहुत पसंदीदा पार्लियामेंट था या संसद था ये, लेकिन ये हार गया। लेकिन छत्तीसगढ़ युवा मोर्चा को सीट मिल गई है सबसे ज़्यादा, 272 सीटें चाहिए थी, इसको 275 सीटें मिल गई, ठीक है। चलिए अब जब ये मनकू राम को ये क्या प्रधानमंत्री बनाना चाह रहा है, तो बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। अगर मनकू राम हार गया है या फिर कोई ऐसा मेंबर जो कि संसद का चुनाव हार गया है, ठीक है, संसद का चुनाव हार गया है, तो क्या वो भी प्रधानमंत्री बन सकता है, तो बिल्कुल वो प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन आगामी 6 माह के भीतर में उसे किसी न किसी मेंबर का, किसी न किसी पार्लियामेंट का, मतलब सदन का कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पड़ेगा, ठीक है। तो किसी भी सदन का सदस्य उसे बनना पड़ेगा, चाहे लोकसभा का बन जाए या फिर चाहे राज्यसभा का बन जाए, दोनों में से कहीं ना कहीं का उसे सदस्य बनना ही पड़ेगा 6 माह के भीतर में। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या फिर विधान परिषद। देखिए अध्यक्ष का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। अध्यक्ष मतलब हम बोलते हैं स्पीकर को, अरे यार स्पीकर को ही इंग्लिश में स्पीकर बोल दिए और हिंदी में हम अध्यक्ष बोल दिए, और अपनी देसी लैंग्वेज में बोल सकते हैं मॉनिटर, ठीक है। मान लीजिए मॉनिटर, ये मॉनिटर जो आपकी क्लास में होता था करता क्या था, बोलता था ये ज़्यादा बात नहीं करना है, ठीक है, जो बात करेगा उसकी शिकायत कर देंगे, जो बात करेगा उसकी शिकायत कर देंगे, हल्ला नहीं करना है, चलो तुमको अपना होमवर्क करना है। कौन कर रहा था मॉनिटर, या फिर मॉनिटरिंग कौन कर रहा था क्लास का, मॉनिटर कर रहा था। सेम ऐसे ही स्पीकर होता है, स्पीकर का काम क्या करना रहता है, चल भाई तू खड़े हो जा, चल तू अपनी बात रख दे। नहीं तो ये जो पार्लियामेंट के जो सदस्य होते हैं ये बहुत ज़्यादा हल्ला करते हैं। अगर आप कभी डिबेट देखना है तो डिबेट क्या लोकसभा और राज्यसभा टीवी में आता है, आप जाके देखेंगे तो आपको जो लोकसभा और राज्यसभा का जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होती है, जो आप पढ़ेंगे सारी चीज़ें आपको वहाँ से समझ में आ जाएगी, पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। तो कभी टाइम मिले तो आप जरूर जाके देखिएगा। तो क्या करता है ये स्पीकर बोलता है चल भाई तू खड़े हो जा, तू बता कि तू बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो बोलेगा अपने एरिया के समस्याओं के बारे में बताएगा। मान लीजिए जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में यहाँ पे रायपुर हो गया एक लोकसभा क्षेत्र हो गया। मान लीजिए रायपुर एक लोकसभा क्षेत्र हो गया, तो ये रायपुर के जो लोकसभा क्षेत्र के जो सदस्य रहेगा, जो जीतेगा यहाँ से, तो अपनी प्रॉब्लम जाके वहाँ बताएगा कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, मैंने ये काम किया है, ठीक है। तो सदन में जाके कौन बताएगा, तो रायपुर का है तो रायपुर वाला बताएगा, कांकेर का है तो कांकेर वाला बताएगा, कहाँ पे, लोकसभा में, है ना, लोकसभा जाके दिल्ली में बताएगा वो, यहाँ पे नहीं, ठीक है। तो उसको अनुमति कौन देगा कि चल भाई तू खड़े हो जा,
ये स्पीकर साहब देंगे, नहीं तो ये भी बोलेगा मैं बोलूँगा, ये बोलेगा मैं बोलूँगा, आपस में यहीं पे लात घूंसा चलना चालू हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए फिर स्पीकर जी रहते हैं, स्पीकर जी बोलते हैं चल भाई तुम लोग को नंबर से बोलना है। ठीक है, चलिए स्पीकर का काम वही होता है। किस सभा का जो अध्यक्ष होता है उसका सदस्य नहीं होता है, तो आपको बताना है राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। और अभी उपराष्ट्रपति कौन है तो आपको पता होगा कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़ जी हैं। कौन है, जगदीप धनखड़ जी हैं। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है। गणपूर्ति मतलब कोई भी बैठक को चलाना है ना, कोई भी बैठक को चलाना है तो कम से कम कितने लोग होने चाहिए। मान लीजिए कि टोटल 500 लोग हैं, है ना, एक बैठक में बुलाना है कि 500 लोग हैं हमारे लोकसभा में, मान लीजिए, वैसे तो 550 है मान लीजिए, है ना, 550 है। अभी 550 में केवल और केवल 2 लोग आए हैं। ठीक है, ये 2 लोग आए हैं, क्या बैठक को चलाया जा सकता है? ये लोग बोलेंगे चल भाई ठीक है अपन 2 ही लोग हैं, एक तो मस्त आए बाएं बिल पास कर देते हैं, तो ऐसा बिल पास कर देंगे। तो इसलिए कम से कम कितने लोग आने चाहिए, तो कम से कम 1/10 लोग आने चाहिए। मतलब कितने, 550 का अगर 1/10 आप करोगे तो 55 लोग, है ना, तो आप बोल सकते हैं 55 लोग लगभग। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या कितनी है, तो आपको याद रखना है कुल सदस्य संख्या का 1/10। गणपूर्ति के बारे में कौन से अनुच्छेद में बताया गया है, तो अनुच्छेद 100 में बताया गया है। अनुच्छेद या फिर आर्टिकल 100 में बताया गया है गणपूर्ति के बारे में कि कम से कम किसी भी सदन को चलाने के लिए कितने मेंबर होने चाहिए, 1/10 मेंबर होने चाहिए, 1/10 होने चाहिए। देखिए जैसे कि 245 मेंबर किस में है, राज्यसभा में। 245 का 1/10 कितना हो जाएगा, 24.5। तो बोलोगे कि 24 होने चाहिए, एक जन आधा कटा हुआ होना चाहिए, ऐसा नहीं, 25 होने चाहिए। ठीक है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उसके बाद है उत्तर प्रदेश। बताइए सबसे ज्यादा लोकसभा में कौन कैंडिडेट भेजता है। अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा है, आपको अंदाजा ये लगाना है कि लोकसभा जो चुनाव हो रहा है तो सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो कौन से राज्य की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं कि हाँ यार इस राज्य के लोगों को खुश करना है। कौन से राज्य में, यूपी में। तो सबसे ज़्यादा सीट कहाँ पे, यूपी में। उत्तर प्रदेश राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में सॉरी उत्तर प्रदेश में टोटल कितने मेंबर, तो 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में अकेले हैं। कितनी, 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में अकेले हैं। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है, सेकंड नंबर, सेकंड में है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कितनी, 48 सीटें। उसके बाद थर्ड नंबर पे कौन है, तो थर्ड नंबर पे है वेस्ट बंगाल या फिर पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कितनी है, 42 लोकसभा सीटें। ठीक है, तो 3 चीज़ों का तो कम से कम आप याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ का आपको याद होगा ही होगा, कितनी है, छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं। यूपी में 80, महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में 42 और छत्तीसगढ़ में 11। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। वर्तमान में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा कितनी है, 25 लाख, 95 लाख, 70 लाख या फिर 1 करोड़। लोकसभा में मान लीजिए ये जो क्षेत्र है ये यहाँ पे 1 लोकसभा सीट है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए बीजेपी वाला कोई आया, कम से कम कितना खर्च कर सकता है इस लोकसभा क्षेत्र पे। 1 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कितने खर्च हो सकते हैं, सबसे ज़्यादा कितना ज़्यादा खर्च किया जा सकता है ये आपको बताना है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 95 लाख रुपए। कितना, 95 लाख रुपए। अब विधानसभा के लिए एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कितना चुनाव व्यय कितना है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 लाख रुपए आप खर्च कर सकते हो। विधानसभा जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में रायपुर पश्चिम हो गया, रायपुर दक्षिण हो गया, रायपुर पूर्व हो गया, ऐसा करके तो कितना एक विधानसभा क्षेत्र से कितना खर्च हो सकता है, 40 लाख रुपए। लोकसभा के लिए कितना खर्च हो सकता है, 95 लाख रुपए, क्योंकि जो लोकसभा का क्षेत्र रहता है वो बड़ा होता है। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था, 1949, 1952, 1950 या फिर 1954।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952 में पहला लोकसभा चुनाव हुआ था। पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन बने थे? GV मावलंकर बने थे। निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री। कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पीकर। स्पीकर मतलब आपको याद रखना है लोकसभा अध्यक्ष की बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बात हो रही है। ये जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं ये अपने पद की शपथ नहीं लेते। देखिए अभी लोकसभा का इलेक्शन होगा, अभी मैं एकदम जीरो से आपको बता रहा हूँ, ये लोकसभा इलेक्शन हो रहा है, ठीक है। लोकसभा का इलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे जितने भी लोकसभा के सदस्य जीत कर आए, अब ये जो जीत कर आए हैं तो इनको शपथ कौन दिलाएगा? तो इनको जो जितने भी लोग जीत के आए हैं इनको शपथ दिलाने का काम कौन करता है? जो भी सबसे ज़्यादा वरिष्ठ रहेगा, वरिष्ठ मतलब जेठ रहेगा, सबसे ज़्यादा एज वाला जो रहेगा, वरिष्ठतम सदस्य जो रहेगा, वरिष्ठतम सदस्य, वो इन लोगों को सबको शपथ दिलाएगा, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? जो वरिष्ठतम सदस्य रहते हैं वो करता क्या है? शपथ दिलाने का काम करता है कि आप लोकसभा मेंबर बन गए हो, अब आप अच्छे से काम करना। तो शपथ दिलाने का काम कौन करता है? तो वरिष्ठतम सदस्य करता है। इसको हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी की भाषा में? तो इसको हम प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं। प्रोटेम स्पीकर काम क्या करता है? तो केवल और केवल एक काम करता है, शपथ दिलाने का काम। शपथ दिला दिया, अब इसका काम खत्म, इसकी छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई। अब क्या होगा? तो अब जैसे कि आप देखेंगे बीजेपी पार्टी जीत गई है, मान लीजिए भी बीजेपी जीत रही है। चलिए मैं बीजेपी ज़्यादा कर रहा हूँ, आप भी गुस्सा हो रहे हो, ये तो बीजेपी फालतू वाला काम कर रही है, उसका नाम ले रहे हो आप। चलिए मैं मानता हूँ कि आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है और आम आदमी पार्टी जीत गई। आम आदमी पार्टी जीत गई है तो जो यहाँ के जो मेंबर रहेंगे इसके और बाकी जो दूसरे भी मेंबर रहेंगे बीजेपी वाले, सब लोग इन लोग वोटिंग करेंगे। इन लोग वोटिंग करके एक अध्यक्ष चुनते हैं, एक अध्यक्ष चुनेंगे, वही हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष कौन होता है? यही लोग। लेकिन क्या लोकसभा अध्यक्ष अलग से शपथ लिया? नहीं, शपथ तो यही ले लिया था, जो प्रोटेम स्पीकर है, जो जेठ वाला भाग भैया जी थे, इन्होंने ही शपथ इनको दिला दिया था। बोला ठीक है यही शपथ ले लो। तो ये संसद सदस्य के रूप में शपथ ले लेते हैं, संसद सदस्य के रूप में ही शपथ ले लेते हैं, अपने पद के रूप में शपथ नहीं लेते कि मैं अब लोकसभा अध्यक्ष बन गया हूँ तो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में भी शपथ लूंगा, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है कि जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो अपने पद की शपथ नहीं लेता है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? लोकसभा का अध्यक्ष, महान्यायवादी, संसदीय कार्य मंत्री एवं राष्ट्रपति। बताइए कौन ऐसा है कि जो संसद सत्र का सत्रावसान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। देखिए संसद की बैठक चल रही है, चलिए मैं संसद की बैठक नहीं बताता आपको, मैं क्लास बता देता हूँ। ये क्लास ही हो गई हमारी, ठीक है, ये क्लास हो गई। क्लास अभी कौन सी? आप 5वीं क्लास में बैठे हो, 5वीं क्लास में बैठे हो। अगर आपको छुट्टी चाहिए, ठीक है, चलो आज छुट्टी कल फिर से आना है, आज छुट्टी कल फिर से आना है, तो ये आपको कौन बताएगा? क्लास टीचर बताएगा। कौन बताएगा? ये क्लास टीचर बताएगा। लेकिन अब चलो अब गर्मी छुट्टी लग गई, अब आपको 2 महीने नहीं आना है, ये कौन बताएगा? तो ये प्रिंसिपल बताएगा। कौन बताएगा? ये प्रिंसिपल बताएगा। चलिए सेम ऐसे हो जाता है इसमें। अगर स्थगन करना है, स्थगन मतलब चल भाई आज जाओ अब कल आना है, आज जाओ अब कल आना है, आज जाओ, चलो मैं बुला लूँगा, कल परसों नरसों बुला सकता हूँ, कभी भी बुला सकता हूँ। स्थगन करने का काम कौन करेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। अगर वही का सत्रावसान करना हो, सत्रावसान मतलब जाओ, अब जाओ तुम लोग, जब मेरा मन करेगा तब मैं बुलाऊंगा। 2-4 महीने के लिए फुर्सत हो गए तो सत्रावसान करने का काम कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। सत्रावसान या फिर विघटन, विघटन मतलब जाओ खत्म कहानी, ठीक है, अभी विघटन हो गया। विघटन और सत्रावसान कौन करेगा? राष्ट्रपति जी करते हैं। स्थगन कौन करेगा? मतलब स्थगित कर दी जाती है आज की कार्यवाही, कल बुलाएंगे आप लोग को, तो लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको याद रखना है। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से, सदन के 2/3 बहुमत से, राष्ट्रपति के आदेश से या फिर संसद के बहुमत से।
देखिए इसमें आपको सामान्य बहुमत दिख रहा होगा। देखिए सामान्य बहुमत का मतलब होता है 50% प्लस 1। 50% प्लस 1 मतलब होता है कि आधे से ज़्यादा। आधे से अगर एक भी ज़्यादा हो गया, मान लीजिए कि अगर 5 लोग हैं तो आधा कितना होगा, 2.5 होगा, है ना। चलिए मैं 6 मानता हूँ। 6 लोग हैं तो आधा कितना हो गया, 3 हो गया। लेकिन 3 नहीं, 3 से एक ज़्यादा, मतलब अगर 4 लोग वोट कर दिए तो वो पारित हो जाएगा। सामान्य बहुमत मतलब होता है 50% प्लस 1। 2/3 बहुमत का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए कितने 6 लोग हैं, 6 का 2/3 कितना हो जाता है, 6 का 2/3, 3 एकम 3 दूनी 4, कम से कम 4 लोग वोट करेंगे तभी वो हटेगा। ठीक है, तो 2/3 और सामान्य बहुमत में आपको डिफरेंस याद रखना है। 2/3 मतलब लगभग होता है 66%, ठीक है, और सामान्य बहुमत होता है 50%। 50% प्लस 1, है ना। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को, पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को, पिछली लोकसभा के विपक्ष के नेता को। प्रोटेम स्पीकर किसको नियुक्त किया जाता है? बेचारा करता कुछ नहीं है, क्या करता है, वरिष्ठ रहता है तो बोलेगा चल भाई शपथ ले ले, सी। ठीक है, चलिए आगे। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है कहाँ से? केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा, संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, या फिर लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। लोकसभा का जो सचिवालय होता है उसे कौन नियंत्रित करता है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। लोकसभा का जो सचिवालय होता है वो नियंत्रित किया जाता है। आगे, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? जो एससी है, एससी के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कुल कितनी है, आपको बताना है लोकसभा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 84। कितनी? 84 सीटें एससी के लिए या फिर अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व कर दी गई हैं। लोकसभा में 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व की गई है। आपको याद रखना है हमारे छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें एससी के लिए रिजर्व की गई हैं, तो एक सीट हमारे छत्तीसगढ़ में एससी के लिए रिजर्व की गई है। निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही नहीं है? यह भंग नहीं की जा सकती। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। इसके सदस्य 25 वर्ष में से कम आयु के नहीं होंगे। राज्यसभा के बारे में आपको बताना है। चलिए बताइए, राज्यसभा के सारी चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली है। आप खुद दिमाग लगाइए, खुद बताइए। यह भंग नहीं की जा सकती, बिल्कुल भंग नहीं की जा सकती। मैंने बताया है कि भंग नहीं की जा सकती क्योंकि 1/3 जो सदस्य होते हैं हर दूसरे साल ये क्या होते हैं, रिटायर्ड होते हैं। चलिए ये राइट हो गया। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, बिल्कुल गलत। अरे भाई 6 साल का होता है, ये गलत हो गया। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, बिल्कुल सही बोल रहा है ये। इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे, बिल्कुल गलत बोल रहा है ये। इसके सदस्य तो 30 प्लस होने चाहिए, कितने, 30 साल से ज़्यादा होने चाहिए। तो 1 और 3 सही है, सी राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, आजीवन। तो इसका राइट आंसर आपको पता ही होगा, 6 साल। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 240, अनुच्छेद 249। देखिए जो संसद है, संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। अभी आपको पता होगा कि सूची पहले से डिसाइड कर दी गई, जैसे कृषि सूची राज्य विषय में आती है ना। शिक्षा किस में आता है? शिक्षा संवर्ती में आता है ना। आर्मी वाला जो होता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो रक्षा वाला है, रक्षा वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो कौन देखता है? तो ये सेंट्रल देखती है, केंद्र देखती है। तो वैसे सूचियों का बंटवारा हो गया है। लेकिन अगर राज्य सूची के विषय में भी कोई कानून बनाना है, संसद कानून बनाना चाह रही है, तो कौन से अनुच्छेद के तहत संसद कानून बना सकती है? तो अनुच्छेद 249 के तहत संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, आपको याद रखना है। देखिए इसके अलावा अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 312 क्या बोलता है? जो राज्यसभा रहेगा, कौन? ये जो राज्यसभा है, ये राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए व्यवस्था कर सकता है ना। उनके लिए नियम बना सकता है, कौन? राज्यसभा।
किसके लिए? तो अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए। आईएएस आईपीएस जो होते हैं अखिल भारतीय सेवा होते हैं, तो अखिल भारतीय सेवाओं के लिए सृजन के लिए नियम, अखिल भारतीय सेवा हेतु नियम कौन बनाता है? वह राज्यसभा ही बना सकती है, हेतु नियम। चलिए, राज्यसभा सीटों का जो आवंटन होता है वो कौन सी अनुसूची में है? तो 4th अनुसूची, 4थी अनुसूची में बताया गया है राज्यसभा सीटों का आवंटन। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 4थी अनुसूची में बताया गया है राज्यसभा सीटों के आवंटन के बारे में। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है 1951 की जनगणना के आधार पर, 1961 की जनगणना, 1971 की जनगणना या फिर 1981 की जनगणना। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। बताइए, इसके बारे में हमने बताया है। लोकसभा के लिए 1971 की जनगणना, राज्यसभा के लिए 2001 की जनगणना, 84वां संविधान संशोधन। राज्यसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, संसद द्वारा चयनित होता है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है या फिर राज्य परिषद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। बताइए, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो कैसे चुना जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है राज्यसभा का, है ना। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, अभी हमने बताया था। लोकसभा का कौन? लोकसभा का अपने में से लोग चुनते हैं। देखिए, राज्यसभा का भी सभापति चुन लिया गया, जिसे हम बोलते हैं कौन? उपराष्ट्रपति हो गया। लेकिन ये लोग क्या करते हैं? उपसभापति भी चुनते हैं, उपसभापति। और उपसभापति जो चुना जाता है वो क्या? राज्यसभा के मेंबर लोग ही आपस में मिलकर चुनते हैं उपसभापति को, ठीक है। अब लोकसभा में क्या होता है? लोकसभा के जो मेंबर रहेंगे ये लोग लोकसभा के अध्यक्ष को चुनते हैं, और इसके अलावा लोकसभा के उपाध्यक्ष का भी चुनाव किया जाता है। लोकसभा का उपाध्यक्ष का भी चुनाव किया जाता है। मान लीजिए कि कभी ऐसा हुआ कि लोकसभा के अध्यक्ष का तबियत खराब हो गया, तो कार्यवाही कौन देखेगा? तो उपाध्यक्ष देखेगा, ठीक है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो त्याग पत्र किसको देता है? तो त्याग पत्र लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उपाध्यक्ष को देता है। उपाध्यक्ष त्याग पत्र किसको देता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को देता है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, टोटल लोकसभा मेंबर सबसे ज़्यादा किसमें? उत्तर प्रदेश में, कितने? 80, महाराष्ट्र में 48, वेस्ट बंगाल में 42। ये 3 तो कम से कम आपको याद रखना ही रखना है। छत्तीसगढ़ के बारे में याद रखना है 11, ठीक है। ये 4 अब यहाँ के बारे में याद कर सकते हैं और छत्तीसगढ़ याद कर सकते हैं। अब राज्यसभा के बारे में देखेंगे, सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीट कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में है। कितनी है? 31 सीटें। कितनी सीटें? 31 सीटें हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं। उसके बाद देखेंगे तो तमिलनाडु में कितनी सीटें हैं? तो टोटल 18 सीटें हैं। तो आप लोकसभा और राज्यसभा के टॉप जो 4 सीटें हैं, मैक्सिमम जो 4 सीटें हैं, उसको आपको याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।